इस कहानी में एक ऐसी इराकी स्नाइपर को दिखाया गया है जिससे यूएस आर्मी भी बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि ये स्नाइपर अमेरिकन सोल्जर्स को ही बुरी तरह मार रहा था। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम दो अमेरिकन सोल्जर्स को देखता हूँ और इनका नाम आइजैक और मैथ्यूस है। और ये उस समय की बात है जब अमेरिका और इराक की लड़ाई खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका की तरफ से आइजैक और मैथ्यूस को इराक भेजा गया था ताकि ये दोनों अमेरिका की पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन में नजर रख सके। दरअसल आइजैक और मैथ्यूस को खबर मिला था कि यहाँ पर कोई जुबा नाम का इराकी स्नाइपर है जिसने अमेरिकन वर्कर और अमेरिकन सोल्जर्स को मार रहा है। अब ये दोनों उस लोकेशन पर पहुंचकर झाड़ियों के बीच से अपने दुश्मन का इंतजार करने लगते हैं। अब देखते ही देखते 20 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर कोई भी हलचल दिखाई नहीं दी। यहाँ के तपती धूप की वजह से मैथ्यूस की सब्र टूटने लगा था। मैथ्यूस को लगने लगा था शायद यहाँ पर कोई स्नाइपर है ही नहीं, किसी ने शायद उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। और मैथ्यूस आइजैक को कहता है हमें कंस्ट्रक्शन साइट में जाकर देखना चाहिए। इस पर आइजैक कहता है ऐसा करना मौत को दावत देने जैसा होगा, क्योंकि अगर जुबा यहाँ पर है तो हमें वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद मैथ्यूस कहता है अगर जुबा यहाँ पर होता तो 20 घंटे में या फिर हम उसे देख लेते या फिर वो हमें देख लेते। और इन डेड बॉडीज की बात करें तो इन्हें शायद इराकी लुटेरों ने मारा होगा। इस पर आइजैक कहता है इन सभी लोगों की मौत एक एक परफेक्ट हेडशॉट से हुआ है और ये कोई लुटेरों की काम नहीं है, ये एक परफेक्ट शार्प शूटर की काम है। हालांकि मैथ्यूस आइजैक की बातों से सहमत नहीं था, लेकिन आइजैक की बातें सुनकर मैथ्यूस और कुछ घंटे इंतजार करने का फैसला करता है। अब देखते ही देखते कई घंटे गुजर जाते हैं और अब मैथ्यूस का सब्र का बांध टूट जाते हैं और मैथ्यूस अब उस कंस्ट्रक्शन साइट में जाने का फैसला करता है और आइजैक को कवर देने के लिए कहता है। अब मैथ्यूस कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकल पड़ता है। मैथ्यूस कुछ दूर जाने के बाद उसे वहाँ पर बहुत सारी लाशें दिखाई देती है और इनमें से कई लाशें अमेरिकन सोल्जर्स की भी है। और तभी आइजैक का स्कोप धुंधला पड़ जाते हैं और आइजैक मैथ्यूस को अच्छी तरह देख नहीं पा रहा था, इसीलिए आइजैक रेडियो से मैथ्यूस को वापस आने के लिए कहता है। मैथ्यूस आइजैक को कहता है कि तुम स्कोप चेंज क्यों नहीं कर लेते और एक अच्छी स्कोप ले लो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहा हो। आइजैक कहता है कि ये स्कोप हमारे बेस्ट फ्रेंड डीन का है और इसीलिए इस स्कोप को मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। दरअसल ये स्कोप इन दोनों की पुराने बेस्ट फ्रेंड डीन का था जो एक मिशन के दौरान मारा गया था और ये स्कोप ही डीन की आखिरी निशानी थी, इसीलिए आइजैक उस स्कोप को हमेशा अपने पास रखता है। इसके बाद मैथ्यूस जब उन लाशों को अच्छी तरह देखता है तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को परफेक्ट हेडशॉट से मारा गया था। अब मैथ्यूस को लगने लगा था शायद आइजैक सही कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट हेडशॉट एक ही आदमी लगा सकता है और वो है जुबा। दरअसल जुबा इराक में हेडशॉट के लिए बदनाम था। मैथ्यूस आइजैक को भी इस बारे में कहता है। आइजैक मैथ्यूस को तुरंत ही वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन मैथ्यूस आइजैक की बातों में ध्यान नहीं देते। मैथ्यूस कंस्ट्रक्शन साइट में खड़े होकर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि गोली किस तरफ से चली गई है। आइजैक उसे ऐसा करने से मना करता है और तुरंत ही वहाँ से वापस आने के लिए कहता है और तभी स्नाइपर मैथ्यूस के पेट में गोली चला देते हैं और मैथ्यूस जमीन में गिर जाते हैं। आइजैक मैथ्यूस को देखकर मैथ्यूस को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन आइजैक जिगजैग पोजीशन में भागते हैं ताकि स्नाइपर की गोलियों से बच सके। और जब आइजैक मैथ्यूस की करीब पहुंचते हैं तभी स्नाइपर आइजैक की पैर में गोली चला देते हैं और आइजैक मैथ्यूस को वहीं पर छोड़कर एक वॉल के पीछे छुप जाते हैं। और मैथ्यूस आइजैक से कहता है तुम तुरंत ही बेस पर कांटेक्ट करो और एक बैकअप टीम को यहाँ पर बुलाओ। लेकिन यहाँ पर आइजैक अपने घाव को देखता है और अपने घाव में एक पट्टी बांध लेते हैं और अपने घाव में पट्टी बांधकर रेडियो को देखने लगते हैं, लेकिन उस स्नाइपर ने गोली चलाकर रेडियो का एंटीना भी खराब कर दिया था, जिससे वो यूएस आर्मी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। और आइजैक मैथ्यूस को देखता है तो मैथ्यूस धीरे धीरे अपने बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आइजैक मैथ्यूस को कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं हिलना, अगर तुम्हें स्नाइपर ने हिलते हुए देख लिया तो तुम पर और एक गोली चला देंगे। लेकिन मैथ्यूस उसकी बातें नहीं सुनते और उसके बंदूक तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है और मैथ्यूस को पेट में गोली लगने के कारण दर्द से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब आइजैक को एहसास हो जाते हैं कि वो दोनों यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आइजैक अब उसकी गोली को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आइजैक को इतना दर्द होता है आइजैक भी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब आइजैक कुछ घंटे तक वहीं पर बेहोश रहा और आइजैक की होश तब आया जब उसके रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई दिया। अब आइजैक को लगता है शायद अभी तक यूएस आर्मी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और आइजैक उन्हें अपने लोकेशन के बारे में बताते हैं और यहाँ पर एक बैकअप टीम भेजने के लिए कहता है। लेकिन रेडियो से वो ऑफिसर कहता है कि इतनी बड़ी रेगिस्तान में तुम्हें ढूंढना इतना आसान नहीं
नहीं होगा। तुम अपने जगह का एग्जैक्ट लोकेशन दो, या तो तुम हवा में फायर करो या तो तुम वहीं पर खड़े हो जाओ ताकि तुम्हें हम आसानी से देख सके। आइजैक को उस ऑफिसर पे शक हो जाते हैं क्योंकि ये सब करना यूएस आर्मी के खिलाफ था, यानी उस प्रोटोकॉल के खिलाफ था। आइजैक जब उसके बातों को अच्छी तरह सुनता है तो उसे पता चलता है ये कोई यूएस आर्मी के ऑफिसर नहीं है और ये आदमी वही है जिसने मैथ्यूज और आइजैक पर गोली चलाई। दरअसल उस स्नाइपर ने आइजैक की रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया था और इस तरीके से रेडियो से वो आइजैक के साथ बात कर रहा था। आइजैक उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही स्नाइपर होना जिसने अमेरिकन वर्कर और अमेरिकन आर्मीज को मारा है। और दूसरी तरफ से वो कहता है तुमने सही कहा, मैं वही हूँ जिसने उन्हें मारा और तुम पर भी गोली चलाई। और अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे बातें करते रहो। लेकिन आइजैक उससे बातें करने से मना कर देते, अगर तुम मुझसे बातें नहीं करोगे तो मैं मैथ्यूज को मार दूंगा। और इसीलिए आइजैक ना चाहते हुए भी उससे बात करना पड़ता है। आइजैक उससे कई सारी बातें करता है और आइजैक बीच में स्कोप से उसे देखने की भी कोशिश करते हैं और उसी इंफॉर्मेशन से आइजैक जमीन पे कुछ लोकेशन को मार्क करते हैं। इसी बीच आइजैक उस स्नाइपर से पूछता है तुम अमेरिकन आर्मी और काम करने वाले लोगों को क्यों मार रहे हो? इराक और अमेरिका की लड़ाई तो कब का खत्म हो चुका है और यहाँ पर अमेरिका का पाइपलाइन बिछाया गया है जिससे इराक की भी तो फायदा है और इसकी वजह से तुम्हारे देश भी तो डेवलप हो रहा है और तुम वही लोगों को मार रहे हो और अभी भी तुम खुद को एक इराकी नागरिक कहते हो। स्नाइपर आइजैक की बातें सुनकर हंसता है और कहता है अगर ये पाइपलाइन हो जाता है तो इससे इराक को नहीं बल्कि अमेरिका को फायदा होगा और अगर अमेरिका और इराक की लड़ाई खत्म हो चुका है तो तुम मेरे देश में आकर मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद स्नाइपर कहता है कि तुम ये सब बातें छोड़ो और अपने परिवार के बारे में बताओ। आइजैक उसे अपने परिवार के बारे में बताने से मना कर देते हैं क्योंकि ये बात कुछ ज्यादा ही पर्सनल था। स्नाइपर उसे कहता है अगर तुम अपने परिवार के बारे में नहीं बताओगे तो मैं मैथ्यूज को मार दूंगी और अगर मैं मैथ्यूज को मार दिया तो तुम 2 मौत के जिम्मेदार होंगे क्योंकि तुम्हारी ही गलती की वजह से एक आदमी पहले ही मारा जा चुका है और वो है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड डीन। इस बात को सुनने के बाद आइजैक पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो स्नाइपर डीन को कैसे जानता है। दरअसल डीन की मौत आइजैक के कारण हुआ था क्योंकि एक ऑपरेशन के दौरान आइजैक की गोली डीन पर चल गया था और आइजैक सबको यही बताते रहे कि डीन की मौत दुश्मन की गोली लगने से हुआ था। स्नाइपर आइजैक को वो सब बातें याद दिलाते हैं जिस बात को सुनने के बाद आइजैक को काफी तकलीफ होते है। स्नाइपर पहले ही आइजैक की पानी की बोतल में गोली चलाकर उस पर छेद कर दिया था। स्नाइपर कहता है मैंने जानबूझकर तुम्हारी बोतल में गोली चलाई ताकि तुम प्यास से तड़प तड़प कर मर जाओ और तुम्हारी मैं रेडियो की केबल भी खराब कर दिया हो ताकि तुम यूएस आर्मी से कांटेक्ट नहीं कर पाओ और तुम्हारे सिर के बदले तुम्हारे पैर पर इसलिए गोली मारी ताकि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओ। स्नाइपर आइजैक से फिर से कहता है कल तक तुम जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि तुम्हारे पैर पर गोली लग चुका है और तुम्हारे पास अब पीने के लिए पानी तक नहीं है। आइजैक उसे कहता है तुम एक आतंकवादी हो। फिर स्नाइपर कहता है तुम अमेरिकन मेरे देश में आकर मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हो और अब मुझे ही आतंकवादी कहते हो। आइजैक स्कोप से उसे देखने की कोशिश करता है और तभी आइजैक सामने एक कचरे की ढेर को देखते हैं और आइजैक को पता चल जाते हैं वो स्नाइपर कचरे के इस ढेर में ही छुपा हुआ है। आइजैक उसे पूछता है तुम इराकी स्नाइपर जुबा तो नहीं? स्नाइपर कहता है मैं जुबा नहीं हूँ, मैं इराक के एक आम नागरिक हूँ। आइजैक उसे कहता है तुमने शायद अपनी स्नाइपर की ट्रेनिंग यूएस आर्मी से लिया है और अब यूएस आर्मी को ही तुम मार रहे हो। स्नाइपर कहता है मैंने अपनी स्नाइपर की ट्रेनिंग यूएस आर्मी से नहीं ली और मैं उन लोगों को मार रहा हूँ जो मेरे देश में आकर मेरे देश को ही नुकसान करने की कोशिश करते हैं। तुम अगर मर गए तो मैं तुम्हारे खाल निकाल लूंगा और तुम्हारी जुबान को काट लूंगी। कुछ समय बाद आइजैक स्नाइपर को धोखा देने के लिए अपनी हेलमेट को लकड़ी की मदद से ऊपर उठाते हैं लेकिन ऐसा करने से उसका हेलमेट दूसरी तरफ गिर जाते हैं और तभी उसे एक साइड में यूएस आर्मी की डेड बॉडी दिखाई देती है लेकिन उसे वहाँ काम की चीजें कुछ नहीं मिलता। उल्टा वापस आते समय उसका स्कोप टूट जाते हैं। तभी आइजैक देखता है मैथ्यूज अब होश में आ चुका है और आइजैक चिल्लाकर मैथ्यूज को उस स्नाइपर की लोकेशन बताते हैं। मैथ्यूज एक छोटी सी शीशे से उस स्नाइपर को देखने की कोशिश करते हैं। अब आइजैक स्नाइपर को अपने बातों में उलझा कर रखते हैं और मैथ्यूज को धीरे धीरे अपने जगह से आगे बढ़ने के लिए कहता है। स्नाइपर आइजैक से कहता है कि कई साल पहले मैं एक टीचर हुआ करता था लेकिन अमेरिका की वजह से मेरी सारी स्टूडेंट मारा गया और तभी से ही मैं अमेरिकन को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ और अमेरिकन सोल्जर्स को
मार रहा हो। तभी वहाँ पर एक छोटा सा तूफान आ जाते हैं। मैथ्यूज इस तूफान का फायदा उठाकर उसके बंदूक तक पहुँच जाते हैं और उस कचरे के ढेर में कई गोली चलाते हैं। शायद एक गोली उस स्नाइपर को लग जाए, लेकिन मैथ्यूज जब बंदूक को रीलोड करता है तभी स्नाइपर मैथ्यूज के कंधे पर गोली चला देते हैं। आइजैक मैथ्यूज को वॉल के पीछे छुपने के लिए कहता है, तभी स्नाइपर मैथ्यूज को हेडशॉट से मार देते हैं। आइजैक मैथ्यूज को सामने मरता देख उसे बहुत बुरा लगता है। तभी स्नाइपर आइजैक से कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे बातें करते रहो, तुम हमेशा अपने पास दिन का स्कोप क्यों रखते हो। आइजैक थोड़ी रोने के बाद उस स्नाइपर को बताते हैं कि डीन की मौत उसकी गोली लगने की वजह से हुआ था और मैंने ही सबको ये बताया कि डीन की मौत दुश्मन की गोली लगने की वजह से हुआ था। लेकिन आइजैक को आज तक इस बात का पछतावा है। तभी आइजैक को रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देते हैं। रेडियो पर यूएस आर्मी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइजैक की रेडियो फ्रीक्वेंसी उस स्नाइपर ने पहले ही पकड़ चुका था। अब आइजैक उनकी बातें तो सुन पा रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे। दरअसल ये स्नाइपर बहुत ज्यादा शातिर था और वो स्नाइपर यूएस आर्मी से बातें करके एक रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाते हैं। दरअसल ये स्नाइपर आइजैक बन के बात करते हैं। तभी आइजैक को पता चल जाते हैं यहाँ के मरे हुए आर्मी और वर्कर्स कभी मदद बुलाए ही नहीं था। दरअसल उस स्नाइपर ने ही यूएस आर्मी से मदद बुलाकर यूएस आर्मी को एक एक करके मार रहा था। आइजैक को उस स्नाइपर पर बहुत गुस्सा आते है, लेकिन आइजैक अब कुछ कर भी नहीं सकते। थोड़ी टाइम बाद आइजैक को रेडियो पर कोई आवाज सुनाई नहीं देते। आइजैक को लगता है शायद स्नाइपर अब सो चुका है और इस टाइम का फायदा उठाकर आइजैक मैथ्यूज के गन को अपनी तरफ खींचता है और बंदूक से उस कचरे की तरफ निशाना लगाते हैं। लेकिन तभी आइजैक को 2 यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और आइजैक उन्हें लोकेशन देने के लिए अपने सामने की वॉल को गिरा देते हैं ताकि यूएस आर्मी आइजैक को देख सके। आइजैक अब उस कचरे के ढेर में गोली चलाते हैं, लेकिन आइजैक श्योर नहीं था गोली उस स्नाइपर को लगी कि नहीं और इस बात को जानने के लिए आइजैक वहीं पर खड़ा हो जाते हैं ताकि स्नाइपर उस पर भी गोली चलाए। वो स्नाइपर गोली नहीं चलाते। आइजैक को लगता है शायद स्नाइपर मर चुका है या तो फिर वो घायल है। फिर रेस्क्यू टीम आइजैक को स्टेशन पर लेटा कर हेलीकॉप्टर पर उठाते हैं। आइजैक उन्हें उस स्नाइपर के बारे में भी बताना चाहते हैं, लेकिन आइजैक की हालात भी बहुत ज्यादा खराब है, जिसके कारण आइजैक ठीक से बोल नहीं सकते थे। अब दोनों हेलीकॉप्टर ऊपर टेक ऑफ कर लेते हैं, लेकिन तभी उस स्नाइपर ने हेलीकॉप्टर पर गोली की बौछार कर दी, जिस पर एक गोली पायलट को लग जाती है और दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं और क्रैश होने के कारण अंदर के सभी लोग मारा जाते हैं। और अब उस स्नाइपर ने फिर से यूएस आर्मी को कॉल करके और एक बैकअप टीम को यहाँ पर आने के लिए कहता है और खुद को वो एक यूएस आर्मी बताते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।